बात एक विचारधारा की करते हैं, बाबा साहब की करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो समाज को धाराओं में बांट देते हैं, युवाओं को धाराओं में। उसी समाज ने एक ठेका उठा रखा है, हिंदू समाज के जो ढोंगी विश्वास उसको उठाने का, सर पे उठाने का। समाज से आते हैं उन साथियों का अभिवादन करता हूं कि कम से कम वो जागरूक होते हैं और मुखर होते हैं और अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं, लेकिन पीछे भावना आहत धर्म के आधार पे हो जाता है जो मीडिया के अंदर चलता है। लेकिन आपकी बेटी सड़क पे बैठी हो तब भावना आहत नहीं होती। उन आंदोलन से हम तो नेता तो बन गए, लेकिन समाज को जागरूक करने का काम नहीं किया। जहां समाज, लेकिन जैसे ही आप स्कूल से महाविद्यालय की तरफ रुख करेंगे ना, तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि आखिर आरक्षण कहां लागू है। आरक्षण तो एक बस एक्सेल सीट में बंद है। एक्सेल सीट में बंद इसलिए कहता हूं कि आरक्षण की जांच अगर कर ली जाए तो आरक्षण को लेने वाले लोग सबसे ज्यादा ये 10% लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। यहाँ आज 6 दिसंबर है। हम सबको भली भांति पता है कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और यहाँ जो हमारा उपस्थित उस बात पे नहीं हुए। यहाँ हम समानता, जिस तरह से शिक्षण संस्थान पे हमला किया जा रहा है और जिस तरह से 100 दिन से डॉक्टर रितु सिंह जी तमाम शिक्षण संस्थान में जो हमला किया जा रहा है, बहुजन नेताओं के ऊपर, बहुजन प्रोफेसर, बहुजन छात्रों के ऊपर, उनके लिए जागरूक करने का काम इस आंदोलन के माध्यम से कर रही है, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब के वो तमाम जो बातें हैं, जो समानता की बातें हैं, जो देश के अंदर एकता लाने की बातें करते थे, और ये एक महिला की बातें हैं, मनुवादी सोच के खिलाफ है, उन तमाम महिलाओं के लिए भी बोलना चाहता हूं जो सवर्ण जाति से आती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने नौकरी तो पा लिया संविधान के बदौलत, बाबा साहब के बदौलत, लेकिन आप ये बताइए उस नौकरी पेशा में आपके साथ शोषण नहीं किया जाता है? मैं उस सामंती महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए उस मनुवादी सोच में जहां पुरुषार्थ की बात की जाती है लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की जाती है, क्या आपको आगे आकर इस डॉक्टर रितु सिंह जी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? मैं उन तमाम बहुजन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो बात एक विचारधारा की करते हैं, बाबा साहब की करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो समाज को धाराओं में बांट देते हैं, युवाओं को धाराओं में बांट देते हैं, विश्वविद्यालयों को बांट देते हैं, उनके छात्रों को बांट देते हैं, उनके प्रोफेसरों को बांट देते हैं। आप ये बताइए बहुजन एकता की शक्ति क्या है देश के अंदर? जब देश के ऊपर और लोकतंत्र पे आपदा आई है तो तमाम बहुजन एक होकर उस आपदा से निपटने का काम किया। आपको याद होगा जब 1956 की बात, उससे पहले की बात करता हूं, जब पहला चुनाव हुआ था, जब कानून की बात की जा रही थी, संविधान की बात की जा रही थी, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की बात की थी बाबा साहब ने, तो उस समय की सरकार ने उस हिंदू कोड बिल के खिलाफ खड़ी हो गई। उस हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गए तो, और खिलाफ खड़े होने वाले कौन थे? उस पिछड़े समाज के लोग, जिसके लिए ये हिंदू कोड बिल लाने का प्रयत्न किया। आज भी यही विडंबना है, मैं भी उसी समाज से आता हूं, मैं भी उसी पिछड़े समाज से आता हूं, और जो एक अभी प्रकरण हुआ है विश्वविद्यालय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी उसी समाज से आते हैं, उसको स्वीकारने का काम नहीं करता है। और सबसे ज्यादा अगर शोषण और हनन हो रहा है इस देश के अंदर, संविधान के अंदर, तो उसी समाज का हो रहा है, और उसी समाज ने एक ठेका उठा रखा है, हिंदू समाज के जो ढोंगी विश्वास उसको उठाने का, सर पे उठाने का जिम्मा उठा। और सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी को हो रहा है तो उस पिछले समाज का हो रहा है। मैं तो दलित समाज के जो साथी हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उन साथियों का अभिवादन करता हूं कि कम से कम वो जागरूक होते हैं और मुखर होते हैं और अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं, लेकिन पिछले समाज के लोग हिंदूवादी ढोंग विश्वासी के आड़ में अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं और सवाल सरकार से पूछने का काम नहीं करते हैं। ये विडंबना जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित नहीं रख सकते हैं। जो सोच बाबा साहब ने देश के अंदर रखा था, जिस संविधान के माध्यम से, यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी लोग आए, मैं भी एक सीखने का काम ही करता हूँ। मैं तो एक सामान्य युवा हूँ, अपना वक्तव्य इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने वो तमाम रेफरेंसेस को पढ़ा तो वास्तविकता को देखा कि वास्तविकता क्या है, और ये जो लोग वास्तविकता कहाँ से निकलती है, शिक्षा के माध्यम से, कलम और किताब को जब इस दिन हम ताकत बना लेंगे तलवार की जगह, उस दिन हम ताकत को समझ जाएंगे कि आखिरकार लोकतंत्र की ताकत है क्या।
और इस मनुवादियों ने सोच लिया और समझते थे पहले से ही, लेकिन संविधान के बाद इन्हें खतरे की घंटी दिख गई कि संविधान के आने के बाद ये तमाम बहुजन जो लोग हैं वो जाग जाएंगे और अपनी अधिकार को समझने लगेंगे। तो उस दिन हमारी जो वास्तविकता है, जिस दिन समझ गए उस दिन इनकी जो ढोंगी है वो खत्म हो जाएगी और शासन बहुजन का आ जाएगा। तो इनकी सरकार जब भी आती है तो सबसे पहला हमला अगर किसी पे होता है तो शिक्षण संस्थान पे हमला होता है। आपके छात्रों को आतंकवादी कह दिया जाएगा, आपके प्रोफेसर को नक्सलवादी कह दिया जाएगा, आपके वो तमाम जो लोग बात अगर लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे तो उनको देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और वो जो तमाम जो नौकरशाह में बैठे हुए लोग हैं वो अंग्रेजों के टाइम भी चमचागिरी का काम किया था और आज जब लोकतंत्र जिंदा करने की बात आती है तो आज भी उसी चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर खात्मा करने का जिम्मा उठाना चाहिए हम जैसे लोगों को तो उस नौकरशाह को खत्म करके उठाना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं यहां बोल के चला जाऊंगा, मैं एक युवा हूं, मेरे साथ भी ऐसे कई कार्रवाई हुआ, कोई समाज का लोग नहीं आता है, कोई समाज का लोग नहीं आता है। कई बार मुझे हत्या करने की भी कोशिश की, कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं परिवार को छोड़ के मैं इन बातों को रखता हूं। और ये तमाम जो डॉक्टर रितु सिंह जी है, ये 100 दिन हो गए यहां धरने पे बैठी हुई, रात्रि गुजार रही है सड़क पे, लेकिन आपकी भावना आहत धर्म के आधार पे हो जाता है जो मीडिया के अंदर चलता है, लेकिन आपकी बेटी सड़क पे बैठी हो तब भावना आहत नहीं होती। बेटी सुरक्षा की बात करते हो, नारी सशक्तिकरण की बात करते हो और नारी आपसे भीख मांग रही हो न्याय की, आप उस न्याय संगत पे बात नहीं करते हो और समाज का एक नेता इस पे मुखर होकर सदन के अंदर नहीं बोलता है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आप समझ सकते हो, यह समझने की जरूरत है हम जैसे लोगों, हम जैसे युवाओं को, खासकर छात्रों को, जहां से हमारी नीति और रणनीति चलती है वो बढ़ती है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी और उसी बात को हम नहीं मानते। बाबा साहब ने समानता की बात कही, लेकिन इस मनुवादी ने बाबा साहब को बांटकर जिसने देश को एक करने की बात कही उसको क्या कह दिया, जातिवाद के नाम पर संबंध कर दिया। आज 6 दिसंबर है, आज देख रहा हूं मनुवादी लोग शौर्य दिवस के नाम पर हर्षोल्लास से जश्न मना रहे हैं। अरे शौर्यता दिवस तो आज है कि देश को जागरूक करके अपनी जान इस मिट्टी को देके गया। तो शौर्यता दिवस बाबा साहब के परिनिर्माण पे होना चाहिए या जिसने देश को बांट कर देश में राज करने का काम किया उस पर शौर्यता दिवस होना चाहिए? ये पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हम थोड़े से रेफरेंस को पढ़ते हैं, थोड़े से रेफरेंस को, वहीं पे हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक शिक्षा की घमंड आ जाती है। क्या ना, मैं तो एससी से नहीं आता हूं, नहीं मैं तो ओबीसी में इस कास्ट से नहीं आता हूं। अरे भाई, जिसने तुम्हें शिक्षा की मंदिर तक पहुंचाने का काम किया आज तुम उसी से मुकरते हो और उसी के खिलाफत बोलते हो और उसके साथ सहयोग भी देते हो। तो भाई तुमने तो अच्छी शिक्षा नहीं ली है, तुम तो उस चमचागिरी के लायक थे और तुम गुलाम के लायक थे और उन लोगों ने ही हमें गुलाम बनाया था और आज हमें मानसिक गुलाम बना के रख दिया और फिर से हम मानसिक गुलाम के तौर पे उभरने लगे हैं। और जिस दिन फिर से हम मानसिक गुलाम अगर बन गए तो आर्थिक गुलाम में देरी नहीं लगेगी, आर्थिक गुलामी में देरी नहीं होगी। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो समाज में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपको आइडल बनाना है तो प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी को बनाइए, अगर आपको आइडल बनाना है तो डॉक्टर रतन लाल को बनाइए, अगर आपको आदर्श बनाना है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बनाइए, क्योंकि कलम और किताब ही आपको आदर्श की डगर पे ले जा सकता है, आदर्श की पद पे ले जा सकते हैं, तभी आप लोकतंत्र को जीवित कर पाओगे। मैं बाबा साहब की इसलिए कहता हूं बात कि बाबा साहब की वजह से ही वो तमाम नेता उभरे हैं देश के अंदर, तमाम आंदोलन की जागृत हुई है। 70 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। अगर बाबा साहब नहीं आते तो ये मंडल आयोग नहीं आता, अगर बाबा साहब नहीं होता जैसे एससी को आरक्षण नहीं मिलता, अगर बाबा साहब नहीं आते तो महिलाओं को भी आरक्षण नहीं मिलता, बराबरी का मौका नहीं मिलता, अगर बाबा साहब नहीं आते तो जो सार्वजनिक संस्थानें जो खोली गई थी 70 के दशक में तो वो नहीं आती। लेकिन उन आंदोलन से हम तो नेता तो बन गए लेकिन समाज को जागरूक करने का काम नहीं किया। जहां समाज को कलम और किताब की ताकत को बतानी चाहिए वहां हम एक शराब के ठेके के नाम पे और उनको खरीदने के काम कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर
हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का है कि हमें बिकना नहीं है, हमें अपने ईमान को बेचना नहीं है। अगर हमने अपने ईमान को बेच दिया तो जो महापुरुषों ने हमारे लिए बलिदान देकर जो शिक्षण संस्थानों में ताकत बताई है वो ताकतें कम हो जाएगी, और ताकतें कम हो गई है। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं, आज हर कोई गुणगान कर रहा है मायावती जी का, चंद्रशेखर जी का, काशीराम जी ने जिन्होंने कहा था, काशीराम जी का मैं आज भी समर्थन करता हूं, उन्होंने एक करके रखा था। लेकिन आज जब जरूरत है बहुजन बेटा और बेटियों को, प्रोफेसर को, जो सरकारी जो लोग हैं उनको, जो निजी संस्थान में काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग, कमेरा लोग, उनको जरूरत है तो वो लोग एक नहीं हो रहे, आपसी विचारधारा में बढ़ के हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और हमारी ताकतें छीनी जा रही है। लेकिन वो अपने वर्चस्व के चक्कर में उभर के आ नहीं रही सदन के। आप सदन का बर्खास्तगी क्यों नहीं करते? उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आप पूरे साल के लिए सदन की बर्खास्तगी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपका पूरा बहुजन एका सड़क पे खड़े हो जाएंगे और उस दिन पता चल जाएगी इस मनोवादी सरकार को कि आखिर ताकत बहुजन में कितना है। आप संविधान बदलने की बात करते हैं ना, हम संविधान में चलने की बात करते हैं और संविधान पे चलकर आपने संसद भवन को बदलकर आप मनोवादी सोच लाने की बात करते हैं ना, हम उस संसद भवन में ना जाकर लोकतंत्र को जीवित रखने की बात करें। ये बात होनी चाहिए। आज बात बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर नीतू सिंह जी ने भी बहुत बात कही। नीतू सिंह जी ने एक ये बात कही कि लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, सब पे हमला हो रहा है, लेकिन सब चुप्पी साध लेते हैं। सब क्या सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना निजी मामला है। अरे भाई, ये निजी मामला कभी नहीं हो सकता। जो आप एक चुद भावना से खेलती कैसी है संगी, ये देखिएगा। आपको भावना से खेलने का काम कैसे करेगी? जब आप नीचे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, जहां पे योजनाओं का लाभ बहुत मुश्किल से मिलता है, वहां तक पढ़ते हो तो आपको क्या करें, एक करने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्कूल से महाविद्यालय की तरफ रुख करेंगे ना, तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि आखिर आरक्षण कहां लागू है। आरक्षण तो एक बस एक्सेल सीट में बंद है। एक्सेल सीट में बंद इसलिए कहता हूं कि आरक्षण की जांच अगर कर ली जाए तो आरक्षण को लेने वाले लोग सबसे ज्यादा ये 10% लोग हैं। अगर आरक्षण की बात की जाए, सिविल सर्विसेज की बात करता हूं, हर साल रिजल्ट आता है। आप उस आंकड़े को उठाकर कितने लोग देखते हो कि कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, कितने लोग सिलेक्ट करते हैं। और एक जैसे आशुतोष भाई कह रहे हैं कि 10 वाले को 10%, अरे भाई 10% उनकी पॉपुलेशन में ही नहीं है, 100% से ज्यादा आरक्षण मिल गया उनको, 100% से ज्यादा आरक्षण मिल गया उन लोगों को। और वो लोग हमें अपमान करने का काम करते हैं कि आरक्षण भोगी है, जिन्होंने 3000 साल तक आरक्षण लेकर पढ़ाई करने का अधिकार लिया। और बाबा साहब जिसकी इस देश में इज्जत नहीं करते ये मनुवादी लोग, बाबा साहब का आज पूरी दुनिया इज्जत करता है। आपको पता होगा, 26 नवंबर का ही बात कर लेता हूं, सिडनी विश्वविद्यालय के अंदर उनकी मूर्ति लगाई गई। लेकिन हमारे भारत के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनकी प्रतिमा लगाई गई तो सरकार का एक नुमाइंदा वहां दिखा नहीं और मीडिया चलाने की हिम्मत नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम वही लोग हैं, उस मीडिया के माध्यम से हम सरकार को डिसाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपनी विचारधारा को चला रहे हैं और उनकी विचारधारा फल फूल रहा है, लोग मान रहे हैं, वो भावनाओं से खेल रहे हैं। आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़वाएंगे, आपको कट्टर हिंदू बनाएंगे, खुद वो सनातनी हिंदू बनकर रहेंगे। और कट्टर हिंदू कौन होता है पता है आपको? आतंकवादी। आप भारत से बाहर निकलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कट्टर हिंदू के नाम पर सबसे ज्यादा जेल में जाने वाले लोग कौन है पता है? हम जैसे पिछड़े वर्ग और दलित लोग वर्ग से आने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी हम कट्टर हिंदू बनेंगे। और वो लोग हर 4 साल पे सनातनी बनने का एक ढोंग दिखाएंगे पूरे देश के अंदर। 4 साल पे उनके बाबा चेंज हो जाते हैं, 4 साल पे उनके भगवान चेंज हो जाते हैं और उसी भगवान और उसी बाबा के चरणों में हम झुक जाते हैं। और हमारी कट्टरता चलती रहती है, कट्टरता चलती रहती है। और हम लोग न तो समझने की शक्ति आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, न सोचने की शक्ति आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको भारत देश में फिर से अगर बुद्ध की धरती के नाम से जाना चाहिए
तो आपको एक होने की जरूरत है। यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत के पैगाम से नाम से जाना चाहिए। ये वही देश है आज जो देश अखंड भारत की बात करते हैं, जिन्होंने खंडित किया है देश को निरंतर समय समय पर। आपको पता होगा, जिस ये हिंदू महासभा की बात करते हैं, मैं चौरसिया साहब की बात करना चाहता हूं 1932-33 की, जब हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने कहा चलो ठीक है हिंदू महासभा है, तो पिछड़े समाज से चौरसिया साहब ने ये कहा कि हम भी हिंदू महासभा की गठन करते हैं और उसमें पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और दलित लोग हैं उनको हिंदू में बराबरी का हक और अधिकार देने की बात करेंगे। तो उस हिंदू महासभा की अगर किसी ने बाइकआउट किया था तो उस समय उन तमाम सामंतियों ने बाइकआउट करने का काम किया था। लेकिन आज विडंबना ये है, जिन नौजवानों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है, जिन नौजवानों को अपने पुरखों को जानने की जरूरत है, जिनको बैठने का अधिकार भी नहीं मिला था, वो नौजवान आज हाथ में झंडा लेकर हिंदू हिंदू करता है और अपने पुरखों को गाली देने का काम करता है और तनिक भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। और ये करा क्यों जा रहा है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, करा इसलिए जा रहा है कि आपको शिक्षा से वंचित किया जाए। और उनको एक ही भावना है, आप कावड़ ढोइए, आप मंदिर जाइए। आप जिस दिन कॉलेज की बात करने लगे उस दिन आपको देशद्रोह बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे कि रितु सिंह जी के साथ हो रहा है, लक्ष्मण यादव जी के साथ हो रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये छोटा सा मंच है, मैं तो एक सामान्य सा युवा हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। लेकिन जितना मैंने जाना है मैं उतना ही चाहता हूं कि मैं बाबा साहब के जो उनके जो सपने थे, उन सपने को साकार करने में जो मेरी सहभागिता होगी, उतना सहभागिता देने की जरूरत रहेगी, उतना दूंगा मैं। उसके लिए मेरी जान जाएगी तो मैं जान देने को भी तैयार हूं। इस देश के लिए अगर मुझे युवाओं को, उसी युवाओं से गाली खाने की जरूरत पड़े तो गाली खाने को तैयार हूं, लेकिन उस युवा तक अपनी बात और बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने का काम रोकूंगा नहीं। ये हर किसी को निर्णय लेना पड़ेगा। आज निर्णय इसलिए लेना पड़ेगा कि आज अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो आपको गालियां देगी। आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो आपको गालियां देगी कि हमारे पुरखों ने क्या करके गया था, जिस तरह से हमारे पिछले पुरखों ने गालियां देने का काम किया था। लेकिन हम आज उन्हीं पुरखों का अभिवादन करते हैं कि उन्होंने अपनी जान देकर हमें इस हक और अधिकार का सम्मान दिलवाया। चाहे वो कांसीराम हो, चाहे वो कमेश्वर कुशवाहा हो, चाहे आप बात विचारधारा की मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, वो तमाम बहुजन नेता ने एक लाए, चाहे बीपी मंडल हो, ये तमाम लोग जिनका हम अभिवादन करते हैं। लेकिन आज ये लोग भी राजनीति में बट गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है और हमें एक होना पड़ेगा। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक ही बात कहूंगा, बाबा साहब की विचारधारा को आप लोगों को कायम रखने की जरूरत है और हम जैसे युवाओं के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी है। और शिक्षण संस्थान में जब भी समय मिले, मैं बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आपको मौका मिले, नौकरी पेशा लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान से ही हम अपनी वास्तविकता को जान सकेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।